बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने फॉल ऑफ यूएसएसआर या जिसको कहते हैं कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। तो मैंने पहले इस तरह करता था कि एक ही 40-50 मिनट का लेक्चर बना दिया, तो वो मैंने डिसाइड किया है कि 10-10 मिनट के 5 लेक्चर बना दिए जाएं, तो वो उस तरह सुनना भी इजी रहता है और लेक्चर को डिलीवर करना भी आसान रहता है छोटे छोटे क्लिप्स में। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर के 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि यूएसएसआर जो कि एक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थी, 1922 में 30 दिसंबर उसका ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट 1922 में। ठीक है, जिसके जनाब फर्स्ट जो प्रीमियर लीडर थे वो थे लेनिन। और ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जहां पे राज कर रही थी। और ये 1991 में ये यूएसएसआर टूट गया, क्योंकि यूएसएसआर की 15 सब नेशनल सोवियट्स थी। 15 सब नेशनल सोवियट्स, आप इस तरह कह लें कि 15 स्टेट्स थी, और ये टूट गई। सिर्फ बीच में 14 निकल गई और सिर्फ बीच में सिर्फ रशिया बच गया। तो ये डिस्कस कर रहे हैं हम कि रशिया, जो जिसको यूएसएसआर पहले हम कहते थे, ये कैसे टूटा। ठीक है, इनमें सिर्फ रशिया बच गया आज का मॉडर्न, और बाकी 14 जो स्टेट्स थी वो उससे अलग हो गई। तो उसमें मैंने पिछले लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस किया था कि आर्म्स रेस यानी असला की दौड़ में यूएसएसआर और यूएसए दोनों कंपीट कर रहे थे। यूएसएसआर बहुत अपने पैसा लगा रहा था, न्यूक्लियर जो कहते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स थे उन पे बहुत पैसा लगा रहा था, डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी डाउन हो रही थी। ठीक है, उसके बाद स्पेस रेस के सबसे पहले खला में कौन पहुंचता है। हालांकि यूएसएसआर कामयाब रहा खला में पहुंचने के लिए, लेकिन खला में उसने इन्वेस्टमेंट पैसा बहुत लगाया, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी डाउन होती गई। यानी ये स्पेस रेस, आर्म्स रेस, ये 1950s 1960s की बात है। हालांकि 1922 में ये बना था, यानी 20-22 साल यूएसएसआर से स्टेबल रहा। इसके बाद इसका डिक्लाइन, डाउनफॉल होना शुरू हो गया। फिर इसके बाद कोल्ड वार आ गई। कोल्ड वार को अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कोल्ड वार। तो कोल्ड वार में यूएसएसआर ने ये किया कि जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, लाओस, चाइना, क्यूबा, वियतनाम, उन पे पैसा लगाया कि वो वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, उनको हर तरह के रिसोर्सेज दिए, पैसा दिया, आर्मी दी। तो वो इस वजह से इसकी इकोनॉमी ऐसे ऐसे डाउन हो रही थी। तो आज हमें डिस्कस करना है मजीद 3 पॉइंट। आज के क्लिप में 10 मिनट के से ज्यादा नहीं इंशाल्लाह होगा। 3 पॉइंट कि क्यों यूएसएसआर, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ये फैक्टर्स एकदम नहीं पैदा हो जाते, पीछे 20, 30, 40, 50 साल की गेम होती है। तो एक चौथा फैक्टर ये है अफगान वार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अफगान वार हुआ क्या, 1979 से 1989, 10 साल यूएसएसआर अफगानिस्तान में कूद गया जंग में। क्यों? ठीक है, अफगानिस्तान में 1979 में इसने इन्वेड कर लिया। 1979 से लेकर 1999 तक, 1989, 10 साल अफगानिस्तान की जंग में क्यों गया? उसकी रीजन ये थी कि वहां पे अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। ठीक है, यानी कम्युनिज्म का, जिस तरह वो यूएसएसआर एक मरकज था, वो कम्युनिस्ट जितने कंट्रीज थे उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। तो अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। ठीक है, और उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जो एक पार्टी थी, जो तालिबान थे, जो तालिबान, अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, जिनको हम कहते हैं मुजाहिदीन कहने चले, मुजाहिदीन, जो मुजाहिदीन थे वो उस अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ थे। ठीक है, और उनमें आपस में लड़ाई, जंगें, ये वो सारी चीजें हुई। और उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर अफगानिस्तान में कूद पड़ा, यानी अफगान जो कहते हैं मुजाहिदीन के खिलाफ।
मुजाहिदीन के खिलाफ, जो वो मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ थे, उनके खिलाफ यूएसएसआर अफगानिस्तान में कूद पड़ा और ये 10 साल ये जंग जारी रही मुजाहिदीन के खिलाफ। मिला क्या? 15,000 सोल्जर्स इसके मारे गए, 15,000 फौजी यूएसएसआर के किल्ड एंड 50,000 प्लस वाउंडेड, और 15,000 मारे गए और 50,000 वाउंडेड हुए। क्या हुआ? मिला ही कुछ नहीं है। ठीक है, दो इस अफगान वार के दो हैं। डेक्लाइन इकॉनमी नीचे गई, पैसा लगा यार, फौज लगी, जवान गए, जाया हुए, रिसोर्सेज गए, 10 साल अफगानिस्तान में, डेक्लाइन इकॉनमी। एंड एक और असर पड़ा, प्रेस्टीज, यानी एक प्रेस्टीज कहते हैं जो इज्जत होती है, जो वकार होता है, या जो आपकी दुनिया आपको जैसे देखती है कि इतना बड़ा यूएसएसआर, इतना बड़ा कंट्री अफगानिस्तान जैसे छोटे से मुल्क से मार खा रहा है, तो ये इस चीज पे भी बड़ा असर पड़ा। इकॉनमी तो बैठी ना, इकॉनमी नीचे गई और प्रेस्टीज ये भी नीचे आई, इज्जत वकार के अफगानिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क उससे मार पड़ रही। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर, ये पहला पॉइंट हो गया था अफगानिस्तान वार, दूसरा डेक्लाइन इन इकोनॉमी, ये स्पेशल पॉइंट है, डेक्लाइन इन इकोनॉमी। इसका ये लिख लें, टाइट स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, टाइट स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, यानी स्टेट ने अपना पंजा गड़ा हुआ है मुल्क की इकोनॉमी पे। टाइट स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड अब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी प्राइवेट बिजनेस अलाउ नहीं था। मैंने रशियन रेवोल्यूशन में ये सारी चीजें बताई हैं, यानी कम्युनिज्म था ना, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं आएगा, सब जितने भी रिसोर्सेज होंगे सब स्टेट के होंगे। तो आप देखें कि जब इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हाथ में जाती है तो उसमें आप देखेंगे कि लोग जिनको माहाना तनख्वाह मिलती है वो काम नहीं करते, एफिशिएंसी नहीं आती, तो फिर इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? जो प्राइवेट सेक्टर है ये बहुत पैसा देता है, ये मुल्क की इकोनॉमी में इसका बड़ा रोल है। लेकिन यूएसएसआर में ऐसा नहीं था, हर चीज गवर्नमेंट के स्टेट के कंट्रोल में थी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी नहीं आई, इकोनॉमी और डाउन गई। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं थी, यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट बिजनेस नहीं था, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं थी, हर चीज गवर्नमेंट की, सरकार की। टाइट स्टेट कंट्रोल और इकोनॉमी, अब इकोनॉमी एक ये हो गया, ये फैक्टर था डेक्लाइन इकोनॉमी का, टाइट स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, टाइट स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड अब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी प्राइवेट बिजनेस नॉट अलाउड। एक साबन भी बनेगा तो वो भी सरकार बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। तो गवर्नमेंट के दायरे में पता आप देख लें क्या होता है, करप्शन होती है, लोग अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते। तो ये आप इसको ऐसे ग्राफ की तरफ से देख लें, इकोनॉमी कैसे डाउन गई। ये 1928 में सबसे पहले यूएसएसआर ने 5 साल अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया, 28 से कर लें 33 तक कर लें, और ये 1987 है, और ये ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं आपने ग्रोथ रेट चेक करनी है। यहाँ पे इसका ग्रोथ रेट है 14%, 14%, 1928 की बात करें। जैसे जैसे आगे बढ़े देखिए ये ग्राफ ऐसे नीचे आता है, ये ग्राफ आपने ड्रा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहीं इकोनॉमी डाउन जा रही है, एनुअल इनकम डाउन जा रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, ये वजह से इसकी टाइट स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। शुरू में ये सक्सेसफुल रहा, लेकिन जैसे जैसे जंगों में कूदा, स्पेस रेस, आर्म्स रेस आई, ये चीजों पे पैसा लगना शुरू होगा, इकोनॉमी डाउन होना शुरू होगी। एंड ये फैक्टर है, जब स्टेट अपने कंट्रोल में लेती है चीजें तो फिर इकोनॉमी डाउन जाती है, अब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 ये है, 2 हो गए, पहला था अफगान वार, दूसरा वो इकोनॉमी वाला, तीसरा यूएसएसआर had become a totalitarian state, हाँ जी, अंडर स्टैलिन। ये डिक्टेटर था स्टैलिन,
नाम याद रखना है, STA, फौजी डिक्टेटर। ठीक है, जब इसकी हुकूमत आई, इसने जब डिक्टेटरशिप अपनाई, ये एक डिक्टेटर बन गया, तो इसने लोगों का खुले कत्लेआम किया। ठीक है, लोगों को मारा। ठीक है, इतने हिटलर ने नहीं मारे होंगे जितने इस बंदे ने लोगों पे जुल्म किया। इसकी आप जाके बायोग्राफी पढ़ें। ठीक है, इसकी हिस्ट्री पढ़ें। यूएसएसआर हैड बिकम ए टोटलिटेरियन स्टेट। लेनिन के दौर में ऐसा नहीं था जब लेनिन था। ठीक है, ये तो बना चला गया, खत्म, मार गया। लेकिन जब ये आया स्टैलिन, तो इसने इसको एक टोटलिटेरियन कहते हैं, एक डिक्टेटरशिप का एक रूल है। एक डिक्टेटर, एज ए डिक्टेटर एक्ट करना, वो स्टेट जिसमें जो डिक्टेटर हो, ठीक है, जिस पे कोई अवाम की बात ना सुनी जाए, स्टैलिन। उसके बाद एक और था जो, क्योंकि आपको पता है यूएसएसआर 15 सब नेशनल सोवियट्स से मिलकर बना था, तो जिसमें से रशिया था, जिनको हम कहते हैं रशियन पीपल। तो बाकी जो 14 थी वो ऐसे थे, तुर्कमानिस्तान उनके तुर्क कर लें, किर्गिस्तान उनके किर्गिज, इस तरह हर एथनिसिटीज आ जाती हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इस तरह रहते हैं, या दूसरे कंट्रीज में, तो ये एथनिसिटीज होगी। इसी तरह या इस तरह कह लें आप एक कौमें, जैसे क्या कहते हैं उसको, देखें आप पाकिस्तान में देख लें, यानी तुर्कमानिस्तान हो गया, तुर्क हो गए, किर्गिस्तान हो गया, किर्गिज हो गए। तो ये इस तरह 15 सब नेशनल सोवियट्स में अलग अलग एथनिसिटीज थी। तो जब लेनिन आया, उसने कहा कि जब यूएसएसआर बन जाएगा तो ये लोग आपस में एसिमिलेट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका कह सकते हैं नॉन रशियन पीपल, जो रशियन नहीं थे, रशिया के अलावा जो बाकी थे, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तो ये एथनिसिटीज थी। ये उसने कहा था जब लेनिन आया था कि ये एसिमिलेट हो जाएंगे, आपस में घुल मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका आप ये पॉइंट लिख लें, नॉन रशियन एथनिक पीपल डिड नॉट एसिमिलेट एज हैड होप्ड फॉर, जैसा कि उम्मीद की जाती थी। ठीक है, और उसमें ये बंदा भी एक, इसका भी रोल है, क्योंकि इसने जुल्म किया काफी। ठीक है, इसने कहा कि एसिमिलेट हो जाएंगे लेनिन ने, लेकिन इसकी वजह से नहीं एसिमिलेट हुए। तो क्या कहते हैं, नॉन रशियन पीपल डिड नॉट एसिमिलेट, यानी घुल मिल जाना, एज हैड होप्ड फॉर। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस वजह से ये जो अलग अलग एथनिसिटीज की जो स्टेट्स थी, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, उसके बाद रोमानिया, अजरबैजान, तो इन कंट्रीज में नेशनलिज्म की आवाजें आना शुरू होगी, अलग होने की, कि हम कोई रशियंस हैं, हम तो ये हैं, हम तो तुर्क हैं, हम तो तुर्कमेनिस्तान के तुर्क हैं, हम तो किर्गिस्तान के किर्गिज लोग हैं, तो हमें आज़ाद किया जाए। ठीक है, तो ये एसिमिलेट नहीं हो सके, आपस में घुल मिल नहीं सके। तो इस तरह इन कंट्रीज में भी आज़ादी की आवाज़ें आना शुरू हो गई, और यूएसएसआर के टूटने के वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब होता गया। तो जो नेक्स्ट होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें मजीद मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कैसे दो पॉलिसीज आएंगी आगे, जिनकी वजह से यूएसएसआर टूटने के करीब पहुंच गया। अल्लाह हाफिज।